आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। लास्ट हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज वगैरह की, मैंने आपको उनके क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, वो मैं समझा चुका हूँ। क्वेश्चन के लिए मैं स्टार्ट करूँगा क्लास आपकी, ठीक है, वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ओके। अब हम एक कॉन्सेप्ट आज लेके चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था, सर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा दीजिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहली चीज, मैं हर चीज को जीरो से लास्ट तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ओके। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो ट्रायंगल होता क्या है? अगर कोई आपसे कहे तो जो भी फिगर 3 साइड से क्लोज होती है उसे ट्रायंगल बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगल। ये कुछ चीजें हैं ट्रायंगल के बारे में जो मैं बता रहा हूं। ये ए है साइड, ये बी है इसका वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स है, ओके। 3 वर्टेक्स होते हैं। नेक्स्ट, जब 3 वर्टेक्स होते हैं तो इसकी 3 साइडें हैं। मैंने कहा ये जो ए के सामने साइड है, कैपिटल ए के सामने, उसे मैं स्मॉल ए लिखूंगा हमेशा, बी के सामने स्मॉल बी लिखूंगा और सी के सामने स्मॉल सी लिखूंगा। अब जब हमें ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़नी होती है तो सबसे पहली चीज है जो मैं अपने अनुसार स्टार्ट करता हूं पढ़ाना, वहां से सबसे पहली चीज है ट्रायंगल बनेगा कब, ओके। अगर तुम लोगों को ट्रायंगल बनने का पता है तो तुम उसके क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं बनने का पता तो तुम नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक सी भी बात समझते हैं कि ट्रायंगल बनता कब है। ट्रायंगल की 3 साइडें हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसमें सबसे बड़ी साइड है ए, सेकंड नंबर पे आती है बी और थर्ड नंबर पे आती है सी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ऐसे ही एज्यूम कर लिया, कोई भी, ओके। मैंने एज्यूम किया, ओके। जब मैंने ये एज्यूम किया कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो यहां पर सबसे बड़ी साइड कौन आई? ए। और जो सबसे बड़ी साइड आती है वो हमेशा छोटी होगी बी प्लस सी से, यानी बिगर साइड जो होती है वो हमेशा छोटी होती है सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स। अगर ऐसा है तो ट्रायंगल बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब बात ये आती है, ये पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी भी देखो यहीं से निकली है, इसी से दूसरी प्रॉपर्टी क्या निकली है? सबसे छोटी साइड क्या है यहां पर? सी, ओके। तो हम ये कह सकते हैं a माइनस बी लेस देन सी। दैट मीन्स क्या है? इसका मतलब है दो डिफरेंस ऑफ 2 बिग साइड, डिफरेंस जो है जो 2 बड़ी साइडों का वो ऑलवेज लेस देन हो, वो हमेशा छोटा हो स्मॉलर साइड से, तो भी हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहां से आई? ये आई है फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी जनरेट हुई है, ओके। तो यहां पर सोचने की बात ये है, एक ही प्रॉपर्टी है, अगर वो फुलफिल हो जाए तो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, अगर वो फुलफिल नहीं होती तो हमारा ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब यहां पर दूसरी चीज क्या आती है जो सोचने के लिए है? मैंने कहा 4 5 3, ये 3 साइड का कोई ट्रायंगल है, ओके। तो ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा ये देखना है हमें। तो हम देखते हैं क्या होगा। यहां पर जो सबसे बड़ी साइड है 5, वो हमेशा छोटी होनी चाहिए सम ऑफ 2 साइड्स। तो 4 + 3, तो ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। 4 + 3 7, तो ट्रायंगल बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल बनेगा, ओके। अब यहां पर ये पहली हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हो तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन कब हो सकता है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन केवल एक ही कंडीशन में है जो हमारे पास दी हुई है, उसी से हमारी दूसरी कंडीशन आई है कि जो बड़े वाली साइड है, कोई भी बड़ी साइड हो, ट्रायंगल की 3 साइडें आपको तीनों दी हुई हैं, तो बड़े वाली जो साइड है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए बाकी 2 साइडों के सम से, ओके। समझ आया? अब दूसरी चीज, ये तो सभी को पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल, अगर मैं इसे कहूं स्मॉल, यहां पर कहूं ये बी एंगल है, इसे कहूं मैं ये एंगल सी है, और इसको कहूं ये एंगल ए है, तो हम कह सकते हैं तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ये सभी को पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ओके। हमारी पहली चीज यहीं पर खत्म होती है जो हमने फर्स्ट स्टार्ट की थी कि ट्रायंगल क्या है और ट्रायंगल के बारे में हमें क्या क्या पता लगता है, ओके। इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल।
अब बात ये आती है, मैं ये सब चीजें इतने बेसिक से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब तुम अपनी बुक में पढ़ोगे एनडीए के लिए या एसएससी के लिए या सीडीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर जो मैं पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के, वो सभी के सेम है, ठीक है। 2 लेक्चर के बाद, या ये समझिए जहां पर भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्मूले, वहां से एनडीए वालों के लिए स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह कंप्लीटली, वो केवल एनडीए वालों के लिए होगा और एसएससी वालों के लिए नहीं होगा या सीडीएस वालों के लिए नहीं होगा, ओके। तो यहां पर पहली चीज है टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल, 2 पार्ट में ट्रायंगल को हम टाइप बता सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन साइड्स, और सेकंड होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। तो ट्रायंगल हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स, ओके। इसे भी लिख लीजिए, बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, ओके। सॉरी, देखो अब जो हम पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन साइड्स, ओके। बेस्ड ऑन साइड में सबसे पहला आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ओके। यहां पर दूसरा आता है आइसोलेसिस, इसे बोलते हैं सम द्विबाहु, ओके। इसे बोलते हैं विषम बाहु, ओके। ये 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं। समबाहु का मतलब होता है, समझने की कोशिश करना, जैसे एक ट्रायंगल है ये, ओके, इसकी तीनों साइडें बराबर हैं, ए बी सी, यहां पर ए, ये बी और ये सी। जब ए बराबर बी बराबर सी के होगी तो तीनों साइडें अगर इक्वल हैं, तो यहां दूसरी चीज एक और हमारी समझ में आती है कि जब तीनों साइडें इक्वल आएंगी तो तीनों एंगल भी सेम होंगे, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो हम कह सकते हैं 3 थीटा इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 60। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। दूसरा हमारे पास कहता है आइसोलेसिस, मतलब क्या है, जिसकी 2 साइडें बराबर हों। अब यहां पर ए बी सी, इसके सामने की साइड स्मॉल बी, इसके सामने की स्मॉल सी और इसके सामने की स्मॉल ए, तो हम यह कह सकते हैं स्मॉल सी बराबर बी के, बट नॉट इक्वल्स टू ए। इसे बोलते हैं आइसोलेसिस। इसकी 2 साइडें बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल थीटा और इसके सामने का भी एंगल थीटा, और ये क्या होगा, बीटा, ओके। इसे बोल सकते हैं 2 थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180। नेक्स्ट हमारा आता है एस्केलिन। इसका मतलब है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हों। अगर तीनों साइडें अलग अलग हैं तो एंगल भी तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ये थीटा है, ये बीटा है और ये गामा है, ओके। यहां पर हम लिखेंगे इसके सामने बी, इसके सामने स्मॉल ए, इसके सामने स्मॉल सी, दैट मीन्स ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। यहां पर एंगल भी सेम नहीं होंगे, थीटा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा, ओके। ये हमारे लिए आया बेस्ड ऑन साइड्स। साइड्स के बेस में ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इक्विलैटरल, देन आइसोलेसिस, देन एस्केलिन, ओके। इन तीनों को लिख लीजिए और बना लीजिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पढ़ना है वो क्या है, बेस्ड ऑन एंगल्स। बेस्ड ऑन एंगल में क्या है, फर्स्ट वन एक्यूट एंगल, सेकंड वन राइट एंगल, थर्ड वन ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। एक्यूट एंगल का मतलब है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल छोटे हो 90 से, किससे छोटे हो, 90 से, ए बी सी, इसके सामने स्मॉल ए, इसके सामने स्मॉल बी, इसके सामने स्मॉल सी, ओके। जब हम बात करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। ये एंगल हम लिख लेते हैं, ये थीटा है, ये बीटा है और ये गामा है, ऐसे ही, ठीक है। थीटा लेस देन 90, बीटा लेस देन 90 और गामा लेस देन 90। यहां पर मुझे एक चीज और बतानी है तुम्हें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने की कोशिश करना। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की जो आर्म होगी वो सबसे बड़ी होगी, ओके। यहां मैं कह देता हूं थीटा ग्रेटर देन बीटा और ग्रेटर देन गामा। मतलब क्या है, समझिए इसका मतलब, यानी जो ए पर एंगल बना है वो सबसे बड़ा है, तो इसके सामने की जो आर्म है वो सबसे बड़ी होगी। बी पर जो एंगल बना है बीटा, वो सेकंड पर आता है, उसके सामने की आर्म भी सेकंड पर आएगी, और जो गामा है उसके सामने की जो आर्म है सी, वो भी थर्ड पर आएगी। तो हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझो, जब राइट एंगल को पढ़ते हैं तो जो हाइपोटेनियस आता है उसका स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहां पर जब हम देखेंगे तो क्या होगा,
यहां पर है ए सबसे बड़ी साइड है, तो हम लिखेंगे ए का स्क्वायर ऑलवेज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ऑलवेज ग्रेटर देन, ये सॉरी लेस देन ही होगा, ऑलवेज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब क्या है, जब भी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर छोटा आ जाए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बाकी दो साइडों के सम से, तो हम कहेंगे कि ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट वन आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जब एक एंगल 90 हो, क्या हो एक एंगल 90, ये 90 है, यहां पर ए है, यहां पर बी है और यहां पर सी, इसे हम कह सकते हैं थीटा, इसे हम कह सकते हैं बीटा, ये कुछ भी हो सकते हैं दोनों। 90 यहां पर सबसे बड़ा है, तो बी के सामने जो साइड आएगी वो आएगी स्मॉल बी, ए के सामने जो आएगी स्मॉल ए और सी के सामने जो आएगी स्मॉल सी। ओके, यहां पर हमने ए स्क्वायर लिखा है। ए स्क्वायर का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि ए वाली साइड, ये हमेशा याद रखो जो भी सबसे बड़ी साइड होगी, जो भी सबसे बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर ऑलवेज लेस देन होगा बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम से। यहां पर जब हम बात करते हैं राइट एंगल की, तो राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 दिया हुआ है। ओके, ये 90 है तो ये सबसे बड़ा एंगल होगा, तो हम यहां पर कहेंगे एंगल बी ग्रेटर देन एंगल या ग्रेटर देन थीटा और एंगल बी ग्रेटर देन बीटा। ओके, यहां एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसके सामने की जो आर्म होगी वो सबसे बड़ी होगी, बी बड़ी है ए से और बी बड़ी है सी से। ओके, तो यहां दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, आप सभी ने पढ़ा होगा। ओके, लास्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है जब एक एंगल 90 से बड़ा हो। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यहां पर लिख देते हैं ए बी सी, इस बी के सामने स्मॉल बी, इस ए के सामने स्मॉल ए, इस सी के सामने स्मॉल सी, यहां पर ये है थीटा। ओके, समझ लो ये थीटा है। थीटा एंगल ग्रेटर देन होगा 90 से और लेस देन होगा 180 से। ओके, जब ये ऐसा होगा तब ये बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना तो हमें क्या पता चला, इसकी जो बी साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, बी बड़ी होगी ए से और बी बड़ी होगी किससे, सी से। यहां पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है जैसे यहां पर आपको दिखाई दिया, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर हमेशा छोटा होगा बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर से। यहां पर जो हमें पता चला, यहां पर पता चला जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से बराबर होगा। यहां पर हमें पता चला कि ये ग्रेटर हो जाएगा, बी का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक ये कॉन्सेप्ट है जिससे हमें पता लग पाएगा कि हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा। ओके, कि वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा या राइट एंगल होगा या फिर वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, आपको इससे पता लग सकता है। इसको नोट कीजिए और कॉपी पे लिख लीजिए। ओके, अब हमारे ट्रायंगल में दो चीजें हमने पढ़ी। फर्स्ट, ट्रायंगल कैसे बनता है। सेकंड, टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन आर्म, बेस्ड ऑन एंगल्स। ओके, अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो आएगा ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में आएगा हमारे पास पहला इनर सेंटर, क्या आएगा, इनर सेंटर। सेकंड आएगा सरकम सेंटर। थर्ड आएगा ऑर्थो सेंटर। फोर्थ आएगा सेंट्रोइड। फिफ्थ आएगा एक्सेल सेंटर। ठीक है, ये पांच चीजें हैं। मुझे इन पांचों को आप लोगों को समझाऊंगा मैं वन बाय वन, क्योंकि सबसे पहली चीज समझिए, फार्मूले याद होना जरूरी नहीं है। अगर आपको ये सारी चीजें पता हैं तो आपको फार्मूले खुद याद हो जाएंगे, वरना आप इनमें घूमते रहोगे कौन सा क्या है। ओके, तो फर्स्ट वन, सबसे पहले ट्रायंगल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ऊपर लिख लो इनर सेंटर बनाकर। ओके, लिख लो इन सबको, इनर सेंटर। सबसे पहले आता है हमारा इनर सेंटर, इसे इन सेंटर भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बनाना सीखते हैं क्या है। ओके, देखो अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, कैसा भी है, कंप्लीट बना के दिखाता हूं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। कंस्ट्रक्शन इसलिए समझा रहा हूं कि कैसे आता है, जिससे दिमाग में फोटो छप जाए कि इनर सेंटर है तो मतलब क्या है, सरकम सेंटर तो मतलब क्या है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होगा 2D में।
कहाँ यूज होगा इसका सबसे ज्यादा? 2D में। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन, अगर आपसे कोई कहता है इनर सेंटर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच वर्टेक्स एंगल। एंगल बाइसेक्टर कर दीजिए इसका, यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर, और यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर। ओके, जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे, इसे ही इन सेंटर बोलते हैं। अब बात यह आता है इन सेंटर का काम क्या है? इन सेंटर का काम ये होता है, ये वो सेंटर है जिससे एक ऐसा सर्कल खींचा जाता है जो ट्रायंगल के अंदर होता है और तीनों आर्म को टच करते हुए जाता है। कैसे आता है? तीनों आर्म को टच करते हुए। तो समझो, यहां पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसकी किसी भी आर्म पर, चाहे कोई सी भी आर्म पर आप खींच लीजिए। अब आपने परपेंडिकुलर खींचा, ये 90 है, तो ये आ गया आपका आर रेडियस। अब आप क्या करेंगे? यहां से इसको घुमा देंगे, ये आ गया हमारा इनर सर्कल और इसकी रेडियस आ गई स्मॉल आर। ये आया हमारा इनर सर्कल और इसकी रेडियस आई स्मॉल आर। अब बात दूसरी समझिए, जब इसकी स्मॉल रेडियस आई स्मॉल आर, तो इस रेडियस का एक फार्मूला होता है, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा अपॉन एस। अब ये डेल्टा अपॉन एस क्या है? वैसे फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम जो मेन फार्मूले पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं फिगर के साथ, उनके बाद और सबको देखेंगे। आर बराबर डेल्टा अपॉन एस का मतलब क्या है? डेल्टा अपॉन एस का मतलब ये होता है, डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय स्मॉल एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर। ओके, अब कोई पूछे कि सेमी पैरामीटर कैसे निकलेगा, तो अगर इसके सामने स्मॉल ए साइड है, इसके सामने स्मॉल बी साइड है और इसके सामने स्मॉल सी साइड है, तो हम क्या लिखेंगे? सेमी पैरामीटर। तो वो होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये हमारा पहला फार्मूला आया इनर सर्कल के लिए, ठीक है, या इन सेंटर के लिए, क्योंकि इन सेंटर से ही सेंटर होगा किसका? जो अंदर सर्कल बनेगा, ठीक है, इनर सर्कल, उसका सेंटर होगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं? यही सेम बनाते हैं राइट एंगल में। उसका कारण बताऊंगा। आपकी जो बुक है, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, चाहे वो एनडी के लिए आप आर एस अग्रवाल पढ़ते हो या मंजुल त्यागी, कोई भी बुक पढ़ते हो आप, जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है, वहां पर कुछ क्वेश्चन है जहां पर रिलेशन पूछा है आपसे राइट एंगल ट्रायंगल में। एक क्वेश्चन है वहां पर आपसे रिलेशन पूछा है राइट एंगल के इनर सर्कल की रेडियस और सर्कम सर्कल की रेडियस का रिलेशन पूछा है। जब आपसे इनर सर्कल और सर्कम सर्कल की रेडियस पूछा होगा, तो अगर आप ये वाली फॉर्मूला लगाओगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो देखो, राइट एंगल में अगर हम देखते हैं तो ये 90 कहां पर है? बी पर। ओके, इसकी ये साइड मान लीजिए ये ए है, यहां पर ये सी है और ये क्या है? बी। ओके, जब हमसे कोई कहता है कि आप इसका इनर सेंटर की रेडियस बताइए, तो हम क्या कहेंगे? R इक्वल्स टू बिग साइड माइनस सम ऑफ स्मॉलर साइड डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फार्मूला होगा इसका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं R इक्वल्स टू, दो हमारी स्मॉल साइड क्या है? C, बिग साइड क्या है? B, माइनस C प्लस A डिवाइडेड बाय 2। अब जब हमारा वो क्वेश्चन आएगा तो ये हमारी स्मॉल r आ चुकी, कैपिटल R का फार्मूला हमारा होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तब हम इन दोनों को बराबर रख देंगे और हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो काफी टाइम लगेगा आंसर आने में, क्योंकि पहले इस फार्मूले को इस फॉर्म में जाना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आ पाएगा। तो आप इसको लिख लीजिए। फर्स्ट हमने पढ़ा इन सेंटर, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हिंदी में बोलते हैं परिव्रत का केंद्र। किसका केंद्र? परिव्रत का। अब जैसे देखिए, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ओके, इस ट्रायंगल में एक ऐसा सेंटर चाहिए, एक ऐसा सेंटर चाहिए। अगर उस सेंटर से मैं इसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस लूं, अगर उस सेंटर से मैं इसके वर्टेक्स तक की डिस्टेंस लूं, तो तीनों डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, ओके। तो ऐसा कैसे आ सकता है? क्योंकि एक सर्कल घुमाना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई आपसे कहता है सरकम सेंटर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? आपको चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच आर्म। क्या चाहिए? मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच आर्म। हर एक आर्म का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अब आपने हर आर्म का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लिया, यानी ये 90 है। ओके, नेक्स्ट वन, ये भी 90 निकाल लिया आपने इस वाली आर्म पर। थर्ड वन, ये भी आपने 90 निकाल लिया, ठीक है, ये तीनों आपने 90 निकाल लिया। और कुछ लोग सोचेंगे सर एक बात बताइए, जहां पर 2 मिल रहे हैं तीसरा जरूरी है वहीं से मिलेगा? बेटा झक मार के उसे मिलना पड़ेगा वहीं पे, समझ में आया? ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, तो वो ना चाहते हुए भी वहां पर मिलेगा ही जरूर, ठीक है। ये A है, ये B है और ये C है। ओके, ये सेंटर आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इससे वर्टेक्स तक की डिस्टेंस खींच लो। ओके, यहां से लेकर वर्टेक्स तक की डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस तीनों केस में इक्वल होगी, यानी अगर मैं इसे कहूं O, तो O से B बराबर होगा O से C बराबर होगा O से A। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था इन सेंटर में भी क्या था, तीनों पर जो खींचे गए परपेंडिकुलर थे उनकी लेंथ सेम होनी थी वहां पर, ठीक है, क्योंकि वो रेडियस का काम करते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से कंपास लेंगे और इसको घुमा देंगे, ये बन गया हमारा सर्कम सेंटर। ओके, ये हमारा बना सर्कम सेंटर, ये आया हमारा सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर अगर ये आया तो सबसे पहली चीज आती है सर्कम सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये A के सामने स्मॉल a है, B के सामने स्मॉल b है और C के सामने स्मॉल c है। तो सर्कम सेंटर की जो रेडियस होता है उसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R। तो कैपिटल R का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल R होता है ABC/4 डेल्टा। अब ABC तो तीनों साइड है, डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। डेल्टा निकालने का तरीका आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फर्स्ट वन, अगर एरिया कोई आपसे पूछे सबसे पहला, तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब आपसे कोई कहे नेक्स्ट फार्मूला, तो डेल्टा निकालने का फार्मूला क्या है, यानी एरिया निकालने का फार्मूला क्या है? अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता है एरिया। पर हमें निकालना है एरिया। मैंने बताया ना एरिया के बहुत सारे फार्मूले होते हैं। अब मैं जो एरिया के फार्मूले लिखने जा रहा हूं उन सब फार्मूले को मैं प्रूफ भी करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट वन फार्मूला क्या है? 1/2 BC, ये साइड है, साइन A। दूसरा फार्मूला क्या है? 1/2 AC साइन B। तीसरा फार्मूला क्या है? 1/2 BC आ चुका है, AB साइन C। ओके, ये सब एंगल है जो साइन में दिया और ये सब आर्म्स हैं, ठीक है। इन्हें भी मैं प्रूफ करके बताऊंगा सभी को, टेंशन मत लो उस चीज के लिए, ठीक है। तो ये R आ चुका है। अब जब सेम तरीका हम करते हैं किसमें? राइट एंगल में। किसमें करते हैं? राइट एंगल में। देखो एक चीज और बतानी है मुझे, छोटी सी बात है। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो CDS वाले हैं या SSC वाले हैं, वो इसे देख के समझ सकते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ही नहीं है। आपके सिलेबस में ट्रायंगल में बहुत कुछ है, ठीक है। उनके बारे में मैं बात करूंगा, जैसे इनर सेंटर किसका कहां होता है, सर्कम सेंटर किधर शिफ्ट होता है, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल है तो किधर शिफ्ट होता है। क्वेश्चन भी आया 2018 में CDS में कि कहां होता है, आउटर होता है, इनर होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। ओके, जब हम राइट एंगल की बात करते हैं तो राइट एंगल में क्या होगा? ये 90 है, ये A है, ये B है और ये C है। तो इसके सामने स्मॉल b आएगा, इसके सामने स्मॉल a आएगा और इसके सामने स्मॉल c आएगा। जब हमसे कोई कहे कि इसका एरिया, इसकी कैपिटल R बताओ, तो कैपिटल R क्या होगी? B/2, यानी हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। ये एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले वाले में बता रहा था कि राइट एंगल की सर्कम सर्कल की रेडियस और इनर सर्कल की रेडियस का रिलेशन आता है, उसमें हम ये दोनों ही लिखेंगे, ये वाला और जो फार्मूला मैंने वहां पर बताया था, बिग साइड माइनस सम ऑफ टू स्मॉलर साइड डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ओके, वो क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ भी है एग्जाम में, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ये लिख लो सर्कम सर्कल हमारा। यहां पर मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल में नहीं बताया, क्यों? क्योंकि फार्मूला उसके लिए भी सेम है। जो अलग से मैं फार्मूला बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये एक और फार्मूला है उसके लिए, राइट एंगल के लिए। जैसे इससे पहले मैंने इनर सेंटर के लिए बताया आपको, तो इनर सेंटर के लिए क्या है, वो जो फार्मूला राइट एंगल का लिखा वो तो काम करेगा ही करेगा उसमें, ठीक है। साथ ही साथ जो फार्मूला यहां पर लिखा था स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन s, वो भी काम करेगा ही करेगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों काम करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जो आसान लगेगा हम वो करेंगे क्वेश्चन के अनुसार। ओके, तो इसको भी लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आता है यहां पर
वो हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। ओके, ऑर्थो सेंटर, इसे हम कहते हैं लंब केंद्र। क्या कहते हैं? ओके, समझते हैं इस क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है। देखो, एक ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी एक ट्रायंगल है। ओके, पहले मैंने एक्यूट ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल में 3 ऐसी लाइनें खींचनी है जो इसके किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर हो, यानी इस पर परपेंडिकुलर, इसके सामने वाले वर्टेक्स से होकर जाए। तो देखो क्या होगा, आप ये इसके सामने वाले वर्टेक्स से होकर जाए, परपेंडिकुलर, और सामने वाले वर्टेक्स से होकर जाए 90। इसी तरह दूसरा, परपेंडिकुलर हो और सामने वाले वर्टेक्स से होकर जाए, ये भी क्या है 90, परपेंडिकुलर हो और सामने वाले वर्टेक्स से होकर जाए। ओके, अब ये जो पॉइंट आया इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थो सेंटर। अब बात समझने की कोशिश करो, अगर ये ऑर्थो सेंटर है, ओके, तो ये इन है, मतलब क्या है? अंदर है एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के। जब ये राइट एंगल हो जाए, अगर ये ट्रायंगल कैसा हो जाए? राइट एंगल, तो ये क्या होगा? तो ये होगा यहां पर 90 है, तो जहां पर ये दोनों आर्म मिल रही हैं, यानी ये वर्टेक्स जो है जहां पर ये 90 वाली आर्म मिल रही है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ओके, जैसे ये यहां पर आ रहा है, ये यहां पर मिल रहा है, ये यहां पर आ रहा है, ये यहां पर मिल रहा है। अगर हम इससे परपेंडिकुलर खींचे तो पक्की बात है वो बिल्कुल इसी वर्टेक्स से होकर जाएगा। ठीक है, तो ये वर्टेक्स पर आया। जब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा हमारा आएगा एक्यूट एंगल हो चुका। अब हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, जब हम ऑब्ट्यूज लिखते हैं तो ऑब्ट्यूज का जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी लाइन नहीं आएगी, इसलिए हम इसको इधर बढ़ाते हैं। ओके, इसको इधर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर एक 90 लाइन खींचेंगे। ओके, एक इधर लाइन बढ़ानी है, ठीक है, ये इधर 90 खींचेंगे, और एक यहां पर 90 खींचते हुए जानी है, और ये यहां से होकर जाएगी। ओके, तो यहां पर ये आ गया इसका ऑर्थो सेंटर, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर आउटर द बॉडी होता है। ओके, तो ये 3 चीजें थी ऑर्थो सेंटर के बारे में। अभी हम यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर का। हाँ, ये बात जरूर जान लीजिएगा कि ऑर्थो सेंटर जब हम पढ़ेंगे तो कहां पर पढ़ेंगे? 2D में। ओके, 2D में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां ऑर्थो सेंटर का फार्मूला पढ़ेंगे बाकायदा, अच्छा खासा। ओके, और निकालेंगे भी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। यहां पर हम जो बात करेंगे वो एक्स सर्कल की बात करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं, मैंने यहां पर जब स्टार्टिंग में लिखा था, मैंने 5 पॉइंट लिखे थे, 4 पॉइंट, ठीक है, 4 या 5 पॉइंट लिखे थे, वो देख लेना उसको स्टार्टिंग में। वहां पर मैंने कहीं पर सेंट्रोइड भी लिखा था। सेंट्रोइड का इस चैप्टर में बहुत कम यूज है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता इसका सेंट्रोइड से। ठीक है, तो हम सेंट्रोइड की बात 2D में करेंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर हम बात करेंगे किसकी? एक्सियल सर्कल। ठीक है, 2D का मतलब जब भी मैं कहूं तो यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब यहां पर देखो ये है क्या, जब आपने कोई ट्रायंगल बनाया, ओके, ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में होगा क्या? इस ट्रायंगल की ये वाली आर्म इधर बढ़ा दी जाए और ये वाली आर्म इधर बढ़ा दी जाए। ओके, यहां पर इसका बाइसेक्टर कर दिया जाए, यहां पर इसका बाइसेक्टर कर दिया जाए। ठीक है, ये जो पॉइंट आया, अब ये देखो, अगर मैं इसे A कहूं, यहां पर B कहूं, यहां पर C, तो इसके सामने जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड स्मॉल a, इसके सामने जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड स्मॉल b, इसके सामने जो साइड होगी दैट इज कॉल्ड स्मॉल c। ओके, अब यहां पर ये b है। इसी तरह a के सामने जो सर्कल बनेगा, a के सामने जो एक्सियल सर्कल बनेगा, उसके लिए मैं कहूंगा रेडियस r1। क्या कहूंगा? रेडियस r1। अब जो ये यहां पर b के सामने बनेगा उसके लिए मैं कहूंगा रेडियस r2, और जो c पर बनेगा उसके लिए मैं लिखूंगा रेडियस r3।
ओके। तो ये बी के सामने बना हुआ है, तो यहाँ पर रेडियस क्या आ जाएगी R2, क्या आ जाएगी रेडियस R2। अब देखो रेडियस कैसे आएगी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, और उससे जब तुम एक सर्कल बनाओगे तो वो इसके तीनों साइडों को ऐसे टच करते हुए जाएगा, दैट इज कॉल्ड R2, रेडियस R2 एक्सियल सर्कल की। ओके। इसी तरह ये सर्कल जब आप इधर बढ़ाएंगे इसकी आर्म को, तो ये सर्कल सेम यहाँ पर बनेगा परपेंडिकुलर करने पर, ये सेम सर्कल यहाँ बनेगा परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे, और ये एक सर्कल ये बनेगा, इसकी रेडियस होगी R2 ऐसे बनेगा। इसी तरह एक तीसरा यहाँ पर बनेगा, उसकी भी रेडियस होगी R3, वो सी के सामने, उसकी रेडियस होगी R3। ओके, ये इसका सेंटर है। तो ये 3 सर्कल बनेंगे एक्सेल सर्कल। अब इन तीनों का फार्मूला लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो जब हम बात करते हैं इनकी रेडियस की, तो इसकी रेडियस जो होती है R1 सर्कल कौन सा है, ये वाला, इसकी रेडियस है। अगर मैं कहूं R1 की रेडियस क्या है, तो डेल्टा S माइनस ए। अब ये S माइनस ए है क्या, देखो R1 के सामने अगर देखा जाए, R1 किस पर बना हुआ है, ए साइड पर। कौन सी साइड पर, ए साइड, ये ए साइड है। तो हम लिखेंगे डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है एरिया, S माइनस ए, S का मतलब सेमी पैरामीटर, माइनस ए जिस साइड पर बना है। अगर मैं कहूं R2 तो क्या होगा, डेल्टा S माइनस बी, यानी ये जिस बी साइड पर बना। अगर मैं कहूं R3 तो डेल्टा S माइनस सी, जिस साइड पर ये बना है। एक तो फार्मूला ये आता है, दूसरा फार्मूला क्या आता है इसके लिए, दूसरा फार्मूला आता है R1 इक्वल्स टू 4 कैपिटल R। अब ये बात आती है कैपिटल R है क्या, कैपिटल R का मतलब समझो सरकम सर्कल की रेडियस, यानी क्या, एक ऐसा सर्कल जो बाहर हो, कहाँ हो, बाहर, परिवृत्त जिसे बोलते हैं। मैंने पढ़ा, उसके बारे में बताया भी था तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में, सरकम सर्कल। 4R साइन। अब एक चीज समझना, जो भी R1 के सामने एंगल कौन सा है, R1 के सामने एंगल क्या है, A। ओके, जो एंगल सामने होगा सर्कल के वो हमेशा साइन में आएगा, किस में आएगा, वो हमेशा साइन में। बाकी सब किस में आएंगे, कोस में। किस में आएंगे बाकी सब, कोस में। ओके। दूसरा देखो, अगर मैं R2 कहूं तो 4R यहां पर क्या होगा, कोस A/2 साइन B/2 कोस C/2। नेक्स्ट आता है R3, तो वो होगा 4R कोस A/2 कोस B/2 और साइन C/2। ये इसका फार्मूला आता है। ओके, तो अगर ये इसका फार्मूला आता है तो आपका करने के तरीके, ये तीनों फार्मूले आप नोट कर लीजिए, 3 ऊपर के और 3 नीचे के। जो भी आपको फार्मूला मिले, जैसा भी आपको ऑप्शन में, जैसे भी आपको क्वेश्चन में चीजें मिले, उसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लिख लीजिए इसको। देखो बच्चा, जैसे मैंने आप लोगों से बोला है, मैं जब भी किसी चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो 0 से लेकर हायर लेवल तक पढ़ाऊंगा, लास्ट तक। ठीक है। अब हमारा जैसा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हैं जिनको आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए एरिया का फार्मूला क्या होता है। अब जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, ओके, ये एक ट्रायंगल है। अभी मैं पहले एरिया के फार्मूले सभी डिस्कस करता हूँ, एरिया के सभी फार्मूले जितने भी होता है एरिया। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये एक ट्रायंगल है ABC। ओके, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, ये 3 साइड है। ओके, अगर आपसे कोई कहे एरिया, तो आप कहेंगे एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, एक तो फार्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। दूसरा फार्मूला क्या आता है एरिया का, ट्रायंगल ABC, एरिया का फार्मूला आता है आपके पास अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये 2 फार्मूले हुए। ठीक है। अब इसी के साथ साथ जब ये 2 फार्मूले होते, एक नई चीज और पढ़नी है हमें, तीसरी। अब वो देखो क्या है, एरिया का फार्मूला जब हम ये निकालते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखना, तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था हाफ BC, कोई भी ले सकते हैं, हाफ BC साइन A। ओके, अब बात ये आती है ये फार्मूला आया कहाँ से। ठीक है। अब जरा देखो, जैसे ये एक ट्रायंगल दिया है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूँ जो इस पर परपेंडिकुलर हो, किस पर, इसके सामने वाली आर्म पर। ओके, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ना चाहते हुए ये क्या होगी, इसकी हाइट हो गई। ओके, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ना चाहते हुए ये क्या होगी, इसकी हाइट हो गई। अब समझो,
ये वाला एंगल है बी और ये वाला एंगल है सी, वो एंगल ए है, ठीक है। अब आपसे कहा गया ये सी है, ये एंगल बी है, आपसे कहा गया इसका एरिया बताइए। तो आपने क्या किया, आपने कहा एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस ए है और आपको निकालना है हाइट। क्या निकालनी है आपको? हाइट, ठीक है। आप हाइट कैसे निकाल सकते हैं अगर कोई आपसे पूछे? फर्स्ट वन आप बी की टर्म में निकाल सकते हैं हाइट, सेकंड वन आप सी की टर्म में हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपने अगर बी की टर्म में निकाली तो क्या होगा, यहां पर आप लिखेंगे साइन सी इक्वल्स टू, साइन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है या नहीं होता? परपेंडिकुलर क्या है? हाइट h, साइन सी h, हाइपोटेन्यूस क्या है? b, तो h इक्वल्स टू क्या होगा? b साइन c। तो ये उठाकर यहां पर रख दो, साइन c, तो वी कैन राइट हाफ ए बी साइन c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहां पर चार, इसके भी तीन फार्मूले हैं, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए सी साइन बी, ये तीनों फार्मूले एरिया के हैं। आप इन तीनों फार्मूलों को लिख सकते हैं, ये तीनों के तीनों एरिया को डिनोट करते हैं। ओके, लिख लीजिए इन तीनों को।